फिजिक्स की दुनिया में हमने इन्फिनिटी के पोटेंशियल को जीरो माना है। ये रिश्ता वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फोर्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका मोमेंट निकल आएगा, राइट। और एक शब्द है कैपेसिटेंस, वो भी इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सब। हम जो NCERT के बुलेट कॉन्सेप्ट्स की सीरीज को ला रहे थे उसे हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2 के लिए, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। भाई, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हमने जाना था कि कैसे चार्जेस एट रेस्ट अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उसके बारे में हमने इन डिटेल समझा कि कैसे डाइपोल की बात होती है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट हम निकालते हैं, राइट। लेकिन आज हम समझेंगे कि किसी चार्ज की किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी होती है, राइट। क्या पोटेंशियल हम लोग जो नॉर्मल समझते हैं पोटेंशियल वर्ड से वही चीज़ होती है चार्जेस में भी। और एक शब्द है कैपेसिटेंस, वो भी इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं NCERT की बुलेट कॉन्सेप्ट की चैप्टर 2। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल जो शब्द है उससे आप क्या समझते हैं। नॉर्मली हमें याद है कि हमारे घर में हम लोग कहते हैं ना कि शर्मा जी के लड़के के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, वो बहुत आगे निकलेगा। और हम क्या करते हैं, हम रोने लगते हैं कि भाई शर्मा जी के अंदर तो है, लेकिन वर्मा जी जो आप खुद है, आपके अंदर पता नहीं कितना पोटेंशियल है। क्या पर्सन टू पर्सन पोटेंशियल वैरी करता है? खुद सोचिए, क्या पर्सन टू पर्सन पोटेंशियल वैरी करता है? अगर हम किसी चीज़ से कंपेयर ना करें तो क्या पोटेंशियल वुड एग्जिस्ट? नहीं ना। तो हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को प्रॉपर तरीके से कि आखिर अगर एक इंसान की बात की जाए तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो असीम होता है, राइट। लेकिन अगर हम वही कंपेयर कर दें कि पोटेंशियल है क्या किसी के अंदर, तो हम एक एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में। जैसे शर्मा जी के अंदर पोटेंशियल वर्मा जी के बेटे से ज़्यादा है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है। तो भाई बाय कॉन्सेप्ट तो हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट, बट हाँ, उसके पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल आखिर क्या है। समझते हैं इस चीज़ को। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। भाई बहुत बात पते की कर दी। इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को लाना है किसी पॉइंट पर, उसमें जितना वर्क कर रहे हैं उसी को क्या कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिजिक्स की दुनिया में हमने इन्फिनिटी के पोटेंशियल को जीरो माना है। तभी जैसे हमने अभी बताया ना आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? जैसे एक इंसान के अंदर असीम पोटेंशियल होता है, हम कंपेयर करके ही पोटेंशियल डिफरेंस की बात को कर सकते हैं। वैसे ही कंपैरिजन, यानी इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल को क्या मान लिया है, जीरो। तब जाके हमने किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन किया कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉइंट चार्ज from infinity to that point is called as electrostatic potential of that charge at that point। ठीक, डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं V is equals to W by Q, work done in bringing a charge from infinity to that point P at that divided by the charge Q, right। अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट होता है वोल्ट्स, और बहुत ही ज़रूरी बात स्केलर क्वांटिटी। इसके पहले हम लोगों ने जो दो टर्म्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हुआ करते थे, यानी उनमें डायरेक्शंस की बहुत ज़्यादा नीड होती थी। वहीं बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के केस में बच्चा बता दूं मैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, राइट। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। मान लीजिए Q चार्ज का पोटेंशियल आपको R डिस्टेंस पे निकालना है, Q चार्ज का पोटेंशियल आपको R डिस्टेंस पे निकालना है, तो आप कैसे लिखेंगे उसे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, राइट। अब देखिए Q हमें पता है कि जिस चार्ज का हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, R डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो भाई बहुत तगड़ा रिश्ता है फील्ड एंड पोटेंशियल का। ये रिश्ता वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, राइट। तो ये पवित्र रिश्ता फील्ड एंड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr। इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, एक नेगेटिव साइन दिख रही है आपको, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, आई एम सो सॉरी, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है भाई, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सभी को पता है कि हर कोई चीज़ अपने पोटेंशियल मतलब अपने जीरो पोटेंशियल की तरफ मूव करना चाहता है। अगर आप घर पे सोते हैं तो आप सोना ही पसंद करेंगे, क्या आपको बैठना ज़्यादा पसंद आएगा? और अगर आप बैठे हैं तो आपको क्या खड़ा होना पसंद आएगा? नहीं ना, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल रहे वो जीरो पोटेंशियल रहे, राइट। जैसे अगर आप खड़े हैं तो आपकी इच्छा यही होगी कि भाई चलो बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठीक, आपका पोटेंशियल थोड़ा गिरा। अब बात करते हैं, और अगर हम बैठ गए, बहुत देर से बैठे हुए, तो हमारी इच्छा करेगी कि चलो भाई लेट जाए, यानी जीरो पोटेंशियल की हम मोस्टली प्रेफर करते हैं। वैसे ही आप समझ रहे हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज है जिसपे कोई चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, तो उस पर फोर्स लगता है Q टाइम्स E, राइट। और ये Q टाइम्स E इस तरह से लगता है जैसे उस डायरेक्शन के, मान लीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कैसे करेगा, टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जहां उसकी पोटेंशियल घटती हुई होगी वो चार्ज उधर ही मूव करना पसंद करेगा, राइट। तो भाई ये ग्राफ है, आपको याद है यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो हमें पता है E जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है R² के, और जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल है R के। दोनों के लिए ही जो ग्राफ बनते हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनते हैं, और आप देख सकते हैं ये दोनों एक पोजीशन पे जाके कोइंसाइड भी करते हैं, राइट। आइए बात करते हैं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने चैप्टर 1 में भी डाइपोल के बारे में समझा था कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस को बहुत छोटे सेपरेशन से अलग कर दिया जाए तो वो जो सिस्टम फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात देखते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज, अब इसको देखो हम क्या लिखते हैं, Q 2 टाइम्स ऑफ A, ठीक। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे दिखाते हैं भाई, डाइपोल मोमेंट यानी ये जो फोर्स लग रहा है, मोमेंट ऑफ मोमेंट, राइट, कितना फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वही हमारा क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है हमारा मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कभी भी आपको कहीं भी मोमेंट शब्द आ जाए तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फोर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका मोमेंट निकल आएगा, राइट। कूलम मीटर इसका होता है यूनिट। आइए बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो आपको बता दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल इज द रिजल्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द चार्जेस, राइट। तो अगर एक्सियल पॉइंट की बात की जाए तो ये हमारा डाइपोल है, इस डाइपोल से इतनी दूर हमने एक टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज, वही जिससे हम टेस्ट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, राइट। तो हमने वही टेस्ट चार्ज को ला के रख दिया डाइपोल से थोड़ी सी दूरी पर, पॉइंट P पर। तो अब हमको पॉइंट P पर क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो डाइपोल होता है, जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R², P cos थीटा बाय R²। आइए बात करते हैं, अगर हम एक्सियल पॉइंट की तो थीटा यहाँ पे 0 हो जाता है, यानी cos थीटा 1 हो जाता है। सिंप्लीफाइड वे में बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R² ही इसका क्या होता है, पोटेंशियल होता है एट द एक्सियल पॉइंट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इक्वेटोरियल की क्या कहानी है, तो आइए जानते हैं इक्वेटोरियल के लिए। तो इक्वेटोरियल के लिए आपको पता है जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री की बात करें तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे आपको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर डाइपोल के परपेंडिकुलर हम जाएं तो क्या हो जाएगा, हर जगह एक पोटेंशियल होगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल होगा। इक्वी पोटेंशियल की बात होगी एट दी
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी जनरल पार्ट की बात की जाए तो मैं बता दूं होता क्या है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा ओवर r कैप ओवर r स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूले पे, जनरल पॉइंट पे एक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब मैं बता दूं कि क्या सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन फॉलो अप करता है। तो भाई सुपरपोजिशन क्या होता है, द नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज। तो भाई एल्जेब्रिक सम होता है, याद रखना जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे और जब हम कूलम्बिक फोर्स के बारे में पढ़े थे तो यहाँ एल्जेब्रिक सम नहीं होता था, वेक्टर सम होता था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि दोनों ही एक वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए वो वेक्टर सम होता था। और हमारा जो पोटेंशियल है, प्यारा सा बच्चा है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसका एल्जेब्रिक सम होता है, राइट। तो किसी एक पॉइंट पे बात की जाए तो सब जगह का KQ/R1, KQ5/R5, KQ4/R4, KQ3/R3, KQ2/R2। अच्छा माइंड इट, जब आप पोटेंशियल निकालते हैं बेटा तो आप चार्जेस को विथ साइन पुट करिएगा। जैसे आपको पता है पोटेंशियल है क्या, KQ/R। तो जो ये Q है ना, पुट चार्ज विथ साइन, पुट चार्ज विथ साइन, ये बात बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्जैक्ट पोटेंशियल को क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। आइए बात करती हूँ आगे। तो किसी दो पॉइंट चार्जेस के लिए तो हमें पता है Q1/R1 प्लस Q2/R2 ऐसा हो जाएगा। अब इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की बात करते हैं। अभी मैंने जस्ट आपके सामने इक्वी पोटेंशियल का जिक्र किया था डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो आखिर समझते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं। अ सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज अलॉन्ग एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। तो भाई देख लो, परपेंडिकुलर हमने जब बाइसेक्टर पे हम गए थे डाइपोल के, तो वहाँ पे हम जाने थे कि जो पोटेंशियल है वो हर जगह सेम है, यानी हर जगह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल इज इक्वल, यानी इक्वी पोटेंशियल। अब इक्वी पोटेंशियल की खास बात यह है कि अगर पोटेंशियल बराबर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ज़ीरो है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो हमें पता है वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑन द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस वुड बी व्हाट, ज़ीरो, राइट। क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन ही यही होती है, फाइन। तो किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हम अगर जाएं तो होगा क्या, उस पर कितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन ज़ीरो होगा। अब आइए कुछ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की बात कर लेते हैं। जैसे एक प्लेनर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे परपेंडिकुलरली क्या होती हैं, जो पोटेंशियल सर्फेसेस होती हैं वो कुछ ऐसी होती है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने पे वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब बात करें अगर एक पॉइंट चार्ज की, तो उससे इक्वी पोटेंशियल कैसे बनेगी, एक सर्फिल, एक स्फीयर के शेप में एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस बनती हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर आपके सामने वायर हो तो वायर की वजह से इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस कैसे बनेंगी। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ज़रूर से बताना होगा। आइए बात करते हैं आगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस की बातें बहुत सारी हो गई। अब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो भाई दो चार्जेस हैं, उनके बीच में कैसी पोटेंशियल सिस्टम होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, ठीक है, Q1 Q2/R। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट एंड नॉट इन द मोशन बट कैपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव। तो भाई इट इज होता क्या है कि जैसे नॉर्मल, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल केस में जाने तो हम कहते हैं ना, जैसे कोई बॉल गिर रही है तो इस पोजीशन पे जितनी एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की वजह से क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की वजह से ये होती है कि जितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर है और वैसे ही जैसे उसको मौका मिलेगा वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी, उसी एनर्जी को आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है U इज इक्वल्स टू F.R। F एक्चुअली है क्या, F हमें पता होता है QE होता है, तो F.R या QE.R। तो अगर फॉर टू चार्जेस की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R माइनस Q1E.R1 माइनस Q2E.R2, दोनों ही पोजिशन वेक्टर्स से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। अब बात करते हैं ड्यू टू अ डाइपोल। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल निकल के आता है PE cos थीटा या माइनस PE। आप देख सकते हैं Q और प्लस Q,
प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, फोर्स इधर आएगी, और माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स इधर साइड लगेगा। और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगी। एंड दोनों ही पोटेंशियल को जब आप ऐड करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 2QE cos थीटा, और 2QE और ए 2QE आएगा, यानी P cos थीटा, PE cos थीटा का फॉर्मूला क्रिएट होता है, और उसी से हम निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल की वजह से क्या आती है, माइनस टाइम्स PE। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स को हमें थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर्स में हमने पहले में भी जाना था कि कोई भी चार्ज अगर हम देते थे तो वो कहाँ आ जाता था, उनके सरफेसेस पे आ जाता था, राइट। तो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये प्लस क्यू है, इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, इस जगह से, इस सरफेस से कैसी बनेगी बेटा, परपेंडिकुलर बनेगी। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो भाई किसी मेटालिक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के आउटर शेल की बात की जाए तो उस पर क्या हो सकता है, उस पर ऐसा हो सकता है कि एक्सेस चार्ज हो, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम of the conductor and has the same value as inside or on its surface, ठीक है। जैसे अंदर पोटेंशियल होता है वैसे ही कंडक्टर के बाहर पोटेंशियल भी हो सकता है, एंड सरफेस पे पोटेंशियल भी हो सकता है, राइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो मान लीजिए आपके सामने एक चार्ज कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट भी निकाली थी तो वो भी क्या आई थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट। आइए बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे अगर एक आप फ़ोन लें, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ आपको। अगर आप अपना फ़ोन लें, ठीक है, और आप अपने फ़ोन से किसी को कॉल करें, ठीक, कॉल करने के बाद स्पीकर पे आप दूसरा फ़ोन बगल में रखें, क्या करें, स्पीकर पे बगल में आप फ़ोन रखें, और उस स्पीकर वाले फ़ोन को आप क्या करें, एल्यूमिनियम फॉइल से रोल कर दें, एल्यूमिनियम फॉइल से क्या कर दें, रैप कर दें। तो नॉर्मली आपको पता है स्पीकर से आवाज़ आएगी, और अगर आप उसको एल्यूमिनियम फॉइल से क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे, रैप अप कर देंगे, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी, और आपकी जो स्पीकर की वॉइस है वो आपको नहीं सुनाई देगी। खैर मैं इस पर आपको जल्दी ही एक अपनी ही वीडियो, अपनी ही इसी चैनल पे एक शॉर्ट्स भी दूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा उस शॉर्ट्स को। आइए बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, हमें पता है कंडक्टर के इनसाइड क्या E0 होता है, E0 यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी क्या होती है, 0, और जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V0 होता है। ये बात बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे 0 है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कंडक्टर के केस में कि पोटेंशियल 0 नहीं होता है, राइट। वहीं बाहर की बात करें तो सिग्मा, मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा सरफेस है तो यहाँ पे सिग्मा लेस देन होगा 0, कंडक्टिंग बॉडी है तो इसकी वजह से होगा क्या, जितना भी चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, राइट, बाहर आ जाएगा। और अगर आप किसी मेटालिक कंडक्टर से इसे रैप अप कर देते हैं तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी। आइए बात करते हैं व्हाट आर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो भाई डाई इलेक्ट्रिक्स को समझ जाते हैं। डाई इलेक्ट्रिक के बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में भी पढ़ा था, जिसमें हमने एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताया था, और रिलेटिव परमिटिविटी का केस जब हमने डिस्कस किया था तब भी डाइलेक्ट्रिक की बात हमने की थी। तो आइए समझते हैं डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। इंसुलेटिंग मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर, क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उन्हें कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। जैसे क्या, एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास, माइका, प्लास्टिक, एयर यूज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस इन द कैपेसिटर्स। तो भाई कोई भी कैपेसिटर्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके बीच में कुछ इंसुलेटेड मटेरियल डाल देते हैं, राइट। आइए बात करते हैं आगे। तो इलेक्ट्रिक पोलर वर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो भाई पोलर मॉलिक्यूल्स आपको मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे वाटर, यहाँ H+ हो जाता है, O नेगेटिव होता है, डाइपोल कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं, राइट। अब समझते हैं पोलराइजेशन का। तो अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट्स अंडर एन एक्सटर्नल फील्ड। तो मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको पुट कर दिया आपने किस में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट फॉर्म हो जाएंगे। छोटे छोटे जो ये चार्जेस है ना, ये ऐसे डाइपोल मोमेंट फॉर्म कर देंगे। समझ में आई बात,
तो ये अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम क्या कहते हैं मेरे बात बच्चे, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हैं अलाइनमेंट के बाद भी अलाइंड नहीं हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 में यहाँ नॉर्मल ऐसे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इक्वल टू 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई है तो ये पोलराइज हो जा रहा है। और पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है। आइए बात करते हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस की। तो भाई आपने अक्सर देखा होगा पंखे के ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर जैसा लगा रहता है, राइट, या कभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स खोले होंगे तो आपको छोटे छोटे इक्विपमेंट्स मिले होंगे कुछ इस शेप के, कुछ इस शेप का आपको इक्विपमेंट मिला होगा। ये होते क्या है, ये होते हैं कैपेसिटर्स। अब लेकिन कैपेसिटर्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए पंखा है आपका, आपने स्विच ऑन किया, आपका पंखा चलने लगा, ठीक, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे रहना पसंद करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, राइट, और कोई भी चीज़ मोशन में रहना पसंद करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो होता क्या है कि हमारा जो पंखा है वो है रेस्ट, तो उसको शुरू करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी उसको चलाने से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ये प्रोवाइड कौन कराता है, हमारा प्यारा कैपेसिटर, राइट। तो कैपेसिटर के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल एक पंखा ही होता है, क्योंकि ऊपर आप अक्सर सुनते हैं कि भाई कैपेसिटर ख़राब हो गया है, कैपेसिटर जल गया है, इस वजह से चीज़ें, हमारा पंखा नहीं चल रहा, तो इस वजह से मुझे बताना सही लगा। अब बात करते हैं कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई ये कैपेसिटर क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे पंखे चलाने के केस में बात करें, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं बहुत सारी एनर्जी ये कैपेसिटर पंखे चलाने में लगा देता है, और ये किस फॉर्म में स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, राइट। तो होता क्या है, कॉमन सिंबल फॉर कैपेसिटर, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी जाती हैं, वन प्लेट मार्क्ड एज पॉजिटिव एंड द अदर प्लेट मार्क्ड एज नेगेटिव। तो भाई अगर इनको ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरीके से एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे नेगेटिव ड्रॉ कर दे तो हम कैपेसिटर्स को समझ सकते हैं। बेसिक फंक्शन क्या होता है इनका, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन कनेक्टेड टू पावर सोर्स एंड रिलीजेस इट व्हेन नीडेड। तो जब ज़रूरत होती है फटाक से ये एनर्जी क्या करता है, अपने अंदर स्टोर वाली रिलीज करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। आइए बात करते हैं हाउ कैपेसिटर्स वर्क। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर प्लेट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट ऑन द प्लेट। तो जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक प्लेट अपने आप पॉजिटिव हो जाती है, एक प्लेट अपने आप नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही प्लेट्स के बीच में क्रिएट हो गई है। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, राइट। की कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि कैपेसिटर्स डू नॉट अलाउ डीसी करंट। बहुत ज़रूरी बात है कि कैपेसिटर अपने अंदर डीसी करंट नहीं अलाउ करते हैं, बट दे कैन पास एसी करंट आफ्टर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के टाइम पे वो ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं। आइए बात करते हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ये हम जान ही गए हैं, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। और कैपेसिटेंस को हम हमेशा फैरेज में नापते हैं, चार्ज को कूलम में नापते हैं और वोल्टेज को वोल्ट्स में नापते हैं। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, इंपॉर्टेंट था कि फैरेज में इसकी यूनिट होती है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड बट ऑफन एक्सप्रेस इन माइक्रोफैरेड्स, बिल्कुल सही बात है। पिकोफैरेड्स फॉर प्रैक्टिकल यूजेस। तो अक्सर आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पिकोफैरेड लिखा होगा यानी 10 टू द पावर -12, आपका माइक्रोफैरेड लिखा होगा यानी 10 टू द पावर -6, राइट। तो इस तरीके की बातें आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। अब पैरेलल प्लेट की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स M and N, और एरिया उनका A है, सेपरेशन बाय D है। प्लेट M इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट N इज अर्थ। If epsilon r is the dielectric constant of the material and medium, the E is the field at a point that exists between the plates। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, देख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आपको पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनती है, नेगेटिव की टुवर्ड्स बनती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, राइट। आइए बात करते हैं आगे। तो भाई हमको पता है 2 प्लेट्स के वजह से जो E प्लस और E माइनस है दोनों ऐड हो जाएंगे और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बचेगा। हमको पता है जो पोटेंशियल होता है वो E टाइम्स T होता है। अभी आपने पढ़ा डेल E बाय डेल R इज़ V। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिश्ता होता है। आइए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन R D आ गया, आपने पुट कर दिया Q A एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन R। C इज इक्वल्स टू Q बाई V यानी एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट
A/D। आपको पता होगा एप्सिलॉन आर आखिर होता क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर एप्सिलॉन आर की बात की जाए तो 1 हो जाएगा, और कैपेसिटेंस किसी परमिटिविटी यानी फ्री स्पेस की बात की जाए तो एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। ठीक, अगर इसी में डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो अभी हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और कैसे बढ़ेगा, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C0। यानी अगर आपसे C0 किसी फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस पूछे तो एप्सिलॉन नॉट A/D, और अगर आपको किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए पूछे तो K टाइम्स ऑफ C0 हो जाएगा, यानी K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, तो भाई हमें पता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस फॉर्म में पता है, राइट, हमें इस तरीके से पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट V/D। तो अब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया आपने, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से अगर C0 की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा, वहीं डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D। आखिर ये बढ़ क्यों रही है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं आगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कई कैपेसिटर्स को आपने सर्किट में जोड़ दिया। आइए बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो क्या कैपेसिटर्स को अगर हम डिफरेंट तरीके से जोड़ दें किसी सर्किट में, मान लीजिए सीरीज में जोड़ दें, मान लीजिए हम पैरेलल में जोड़ दें, तो क्या चीज़ें होंगी, आइए समझ लेते हैं इसे भी। तो भाई टू अचीव डिजायर्ड कैपेसिटेंस, कभी कभी अपने पसंदीदा कैपेसिटर्स के लिए, जैसे अपने पसंदीदा लोगों के लिए आप चीज़ों को बदलते हैं, वैसे अपने पसंदीदा कैपेसिटेंस के लिए आप क्या करते हैं, उन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स को आप क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से जोड़ते हैं, या तो आप सीरीज में जोड़ते हैं या आप पैरेलल में जोड़ते हैं। अब सीरीज और पैरेलल से आपको रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल याद आ रहा होगा, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिएगा, बट सेम एज इट इज़ मत कॉपी करिएगा। आइए समझाती हूँ आपको बढ़िया तरीके से। टू हैंडल डिफरेंट वोल्टेजेस रेटिंग, कि डिफरेंट वोल्टेज की रेटिंग के हैंडल करने के लिए अपने पसंदीदा कैपेसिटर्स को हम डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। जब हम सीरीज में ऐड करते हैं तो जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो 1/C1, 1/C2, 1/C3, यानी आप देख सकते हैं कैसे कैपेसिटर्स आपके अरेंज हैं सीरीज में, और इनमें C इक्विवेलेंट की बात करें तो 1/C, 1/C, 1/C के फॉर्म में होता है। तो टोटल कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो भाई जो टोटल कैपेसिटेंस यानी C इक्विवेलेंट निकलता है वो सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है आपसे। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एड्स अप टू द टोटल वोल्टेज, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है इट वुड एड अप टू द टोटल वोल्टेज, राइट। आइए बात करते हैं आगे, अगर कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़े हैं, तो C इक्विवेलेंट हमारा C1 + C2 + C3 हो जाता है, और इस केस में जो C इक्विवेलेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है हर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स से, राइट, वो बहुत बड़ा हो जाता है हर इंडिविजुअल कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स इज दी सेम, इसमें जो वोल्टेज अक्रॉस क्या होता है हर कैपेसिटर्स के वो सेम होता है। वहीं उस वाले में, सीरीज वाले में इट वाज एडिंग अप ना, इट वाज एडिंग अप। आइए बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। भाई हर कैपेसिटर का कहानी ही यही है कि वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है, राइट। तो कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी within the electric field between its plates. The amount of energy stored is proportional to the square of the voltage across the capacitor and is the capacitance. So भाई हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी किसी कैपेसिटर के फॉर्म में कैसे होती है, वो स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज से प्रोपोर्शनल होती है, और प्रोपोर्शनल होती है उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से। तो फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। इसका फॉर्मेशन भी होता है कि कैसे चार्ज के Q²/T2C। इसका एक और फॉर्मूला होता है U = Q²/2C। तो भाई ये वाला चार्ज के फॉर्म में होता है और ये वाला कैपेसिटेंस के फॉर्म में होता है। आइए बात करते हैं आगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सो हाँ देखिए Q1/2 CV², Q²/2C और QV। आपको क्वेश्चन में एनर्जी स्टोर्ड किसी भी फॉर्म में दे सकता है, कैपेसिटेंस दे सकता है, चार्ज दे सकता है, वोल्ट दे सकता है। आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए, अब आप भी बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज ये चैप्टर सच में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमने इस चैप्टर में जाना कि कैसे हम किसी भी चार्ज के थ्रू पोटेंशियल निकालते हैं किसी
पॉइंट पर और कैसे सिर्फ एक पॉइंट पे पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें एक कंपैरिजन पॉइंट नहीं पता चलता, जैसे हमने अपने केस में माना है और फिजिक्स की दुनिया ने माना है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। यानी अगर ध्यान से सोचे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं होता है। इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी आदमी के अंदर असीम पोटेंशियल होता है, लेकिन हम जब बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं पोटेंशियल का उनके कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है, राइट। तो भाई आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो बुलेट कॉन्सेप्ट की सीरीज़ है ये चलती चली आ रही है। हमने अभी तक पहला चैप्टर एनसीईआरटी का खत्म कर लिया है और मैं बता दूं सॉल्यूशंस भी उसके हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो क्विक रिविजन के तौर पे आप ज़रूर उस चैप्टर को देखिए। और यहाँ आपने चैप्टर 2 भी खत्म कर लिया। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे जैसे चैप्टर्स के क्विक रिविजन वीडियोस आते जा रहे हैं, चैप्टर्स को खत्म करके रिवाइज करके प्रॉपर सोल्यूशन बोर्ड्स के फॉर्मेट में आप ज़रूर करें। तो हमारे मेजर कृषि क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिए और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर थ्योरी के लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय हिंद।